हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है वो देखेंगे हम। तो हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो हम स्टडी करने वाले हैं वो सबसे पहली बात जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट होता है कि चार्ज ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम, यानी कोई यूनिट टाइम के अंदर जितना चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। यानी इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम आई से रिप्रेजेंट करें तो इलेक्ट्रिक करंट आई किसके इक्वल होगा? चार्ज अपॉन टाइम टेकन। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे टी से। यानी इलेक्ट्रिक करंट आई किसके इक्वल होगा? क्यू अपॉन टी के इक्वल। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर हम बात करें, आई जो है वो है क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, और इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। कई बार आपको एग्जाम में मिली एम्पियर भी दिया होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा? 10⁻³ मिली एम्पियर के इक्वल होगा, और या फिर 10⁻⁻6 मिली एम्पियर के इक्वल होगा। तो ये तो था इलेक्ट्रिक करंट। अब कईयों को ये नहीं पता होता कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज क्या होता है भाई? चार्ज होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी चार्ज यानी क्यू क्या होगा? ये होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वही क्या बनाएगा? वही तो चार्ज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो चार्ज है उसकी जो यूनिट है वो क्या होती है? वो होती है कॉलम। क्या होती है? कॉलम्स होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हम टाइम की यूनिट लेंगे, हमेशा जो टाइम है यानी टी जो है वो हम किस में लेके चलेंगे? सेकेंड्स के अंदर लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये बातें आपके क्लियर होगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है, ठीक है, तो हमें पता है कि I किसके इक्वल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करो, तो क्या होगा? हमें पता है कि 1 एम्पियर करंट कब होगा? जब क्या है? 1 कॉलम जो चार्ज है वो क्या होगा? 1 सेकंड के अंदर फ्लो करेगा, तो उससे क्या मिलेगा? 1 एम्पियर करंट मिलेगा। तो आप इसको किस तरह डिफाइन करोगे? सीधी सी बात, आप बोलोगे यहाँ पे कि व्हेन 1 कॉलम चार्ज इज फ्लो फॉर 1 सेकेंड द करंट प्रोड्यूस इज नाउन एज 1 एम्पियर। ठीक है, अब बात आती है कि जो करंट होता है, करंट का मेजरमेंट हम किससे करेंगे? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? एमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एमीटर बोलेंगे। और एमीटर को हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर पूछा जाए तो क्या होगा? इसको ऑलवेज हम किस में कनेक्ट करेंगे? सीरीज में कनेक्ट करेंगे। इन इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? लो होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि करंट का डिटेक्शन करना है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये तो मेजरमेंट होगी। अगर डिटेक्शन की किसी डिवाइस में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसके लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है किसके लिए? करंट का डिटेक्शन करने के लिए, करंट का पता लगाने के लिए जो डिवाइस हम यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे, अब देखो
हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, जो चार्ज का फ्लो होता है पर यूनिट टाइम में, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। चार्ज जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हमें पता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती है। क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है वो हमें पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम्स चार्ज होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। इसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करेंगे। तो हमें पता है कि कोई भी जो चार्ज का जो फ्लो होता है किसी भी सेल्स के अंदर या इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, जो चार्ज फ्लो करता है तो वो कुछ उसके अंदर कोई फोर्स काम करेगा, उसी फोर्स के कारण ही करंट या चार्ज का फ्लो होता है। तो हमें यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले क्या दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, जैसे यहाँ पे इसने बताया कि जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट स्टडी किया, तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम देखते हैं कि जो चार्ज का फ्लो होता है पर यूनिट टाइम के अंदर, सेम वैसे ही जैसे किसी पाइप के अंदर पानी का फ्लो होता है। पानी का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, क्यों, क्योंकि ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है और नीचे कम होता है। इसी तरह यहाँ पे इसने बताया कि अगर हम पानी का जो फ्लो होता है तो उसको हम वाटर करंट बोलेंगे। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कब होगा, जब वहाँ पे कोई डिफरेंस जनरेट होगा। डिफरेंस किसके अंदर होगा, दो जो अपने को कोई भी प्लेस दिए होंगे, दो कोई पॉइंट दिए होंगे, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, जब उनके पोटेंशियल के अंदर यानी जो चार्ज या जो फोर्स वहाँ पे लग रहा है उनके अंदर क्या होगा, जो डिफरेंस होगा उसी के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि जब कोई भी हम वर्क करते हैं, ठीक है, तो जब हम कोई वर्क करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जब क्या है कि कोई भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में जितना वर्क किया जाता है वो उसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, और इसी तरह क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या दिया है अपने को, इसने बताया कि अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के अंदर जितना जो वर्क डन किया जाता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिए है कि क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1.2 from 1.2 other point is known as पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप सोचो तो V से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वो होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट होती है, या हम कह सकते हैं जूल पर कॉलम। क्या होती है, जूल पर कॉलम्स भी होती है, ठीक है, पर मेन यूनिट कौन सी है, वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि हमें पता है अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है भाई, जूल होती है। ठीक है, क्यू यानी क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कॉलम होती है। ठीक है, तो इससे कौन सी यूनिट बन गई, ये बन गई ना कि जूल पर कॉलम। ठीक है, तो ये अपने को दी हुई है इसकी सेकंड यूनिट। तो अब आपसे पूछे कि अगर कि 1 जूल वर्क होता है या 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब जनरेट होगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तब जनरेट होगा जब 1 जूल एनर्जी का यूज होगा किसके लिए, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस का जो मेजरमेंट है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं, हमें पता है किससे, वोल्ट मीटर से। किससे करेंगे, वोल्ट मीटर से। और ये हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है, ये पैरेलल
मैनर के अंदर क्या है, कोई भी जो सर्किट है उसके अंदर कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी सर्किट के अंदर। ठीक है, वहाँ पे ए लगा दोगे तो मतलब क्या होगा, वो एमीटर होगा। अगर ठीक है, अगर इस तरह ए लिख दिया तो एमीटर है, इस तरह अगर आपने जी लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर होगा। तो ये तो था पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम स्टडी करने वाले हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जो टर्म है वो हम स्टडी करेंगे, उससे पहले हमें पढ़ना है ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ में क्या दिया है वो देखते हैं। ओम्स लॉ में अपने को क्या दिया है वो देखते हैं। ओम्स लॉ जो अपने को दिया है वो क्या बोलता है। ठीक है, मैं यहाँ आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस मेन जो आपको रिवीजन में काम दे उसी के हिसाब से करवा रहा हूँ। ओम्स लॉ क्या होता है, ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कोई आपको एक कंडक्टर दे रखा है। कंडक्टर का मतलब क्या होगा, कोई भी मेटल वायर हो सकता है। ठीक है, जिसमें से करंट पास हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडक्टर दिया है। कोई कहता है कि अगर इसमें से मैं क्या करूं, आई करंट पास करूं तो इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो क्या कुछ होगा। तो वो अपने को दिया है यहाँ पे, किसने दिया, ओम्स ने, या ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे इसने कहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट बिटवीन द टू एंड ऑफ ए कंडक्टर। ये दोनों जो एंड अपने को दे रखे हैं इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस V जो जनरेट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना करंट उसमें से पास किया जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट between the two ends of a conductor is directly proportional to the amount of electricity is passed through it, amount of electric current is passed through it, जितना इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो ये अपने को ओम्स लॉ दिया हुआ है। ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर ये साइन यहाँ से हटाएं तो इसकी जगह के ऊपर क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट। ठीक है, जो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपने पास ये फार्मूला बन गया V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे V तो हमें पता है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है, अपने को करंट दिया हुआ है। और जो R यहाँ पे आया है वो क्या है, रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस क्या होती है, अब बात आती है रेसिस्टेंस की। R मीन्स रेसिस्टेंस क्या होता है कि रेसिस्टेंस होती है एक टाइप की ऑब्स्टेकल, जो कहाँ पे देखने को मिलेगी, कोई भी जो कंडक्टर होता है उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अंदर जितनी भी जो रुकावट आती है, जो ऑब्स्टेकल आती है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस बोलेंगे। तो मतलब रेसिस्टेंस क्या होता है, इट इज द obstacle in the flow of इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्लो है हो रहा है कंडक्टर के अंदर, उसके अंदर जो क्या है, कोई भी जो ऑब्स्टेकल किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, जो मेटल आयंस उस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर। उसके बाद हम बात करें तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, करंट दिया है, तो आप क्या निकाल सकते हो, आप रेसिस्टेंस निकाल सकते हो। तो R किसके इक्वल हो जाएगा, हमें पता है ये हो जाएगा V अपॉन I के इक्वल
यहाँ पे आपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपको आई निकालना है तो किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन R के। तो ये अपने को दिया है ओम्स लॉ। अब हम ओम्स लॉ में हमने रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि रेसिस्टेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि रेसिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, रेसिस्टेंस की वैल्यू उसके नेचर पे डिपेंड करती है। मतलब जो रेसिस्टेंस है उसकी हम डिपेंडेंसी देखेंगे कि रेसिस्टेंस R ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। रेसिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है ओम। ठीक है, या इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे। ठीक है, ये आपके क्लास 10th के हिसाब से दिया है यहाँ पे। तो रेसिस्टेंस जो होता है ना, हमें पता होना चाहिए कि रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड अपॉन किस किस पे करेगा, हमें दिया है नंबर 1 नेचर ऑफ द मटेरियल यूज्ड, यानी वो कंडक्टर आप लोहे का ले रहे हो, कॉपर का ले रहे हो, सिल्वर का ले रहे हो, गोल्ड का ले रहे हो, मतलब जिसमें से आप करंट पास कर रहे हो वो किसका बना हुआ है। ठीक है, तो यानी हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी वो किससे बना हुआ है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का है, उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा। नंबर 2 किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टेंस भी क्या है, उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होते हैं, मेटल आयन में वाइब्रेशन होता है, जो क्या है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के अंदर ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेंगे अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नंबर 3 यहाँ पे आपने को बताया है कि जो रेसिस्टेंस होता है वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें पता है कि रेसिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ जो होगी अगर बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और जो लास्ट वन अपने को दिए, यानी ये अपने को लेंथ दिए है कि कितनी की लंबाई का जो तार है वो यूज किया गया है। ठीक है, उसके बाद अपने को जो नेक्स्ट दिया है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है अगर हम उसकी बात करें तो अगर कोई भी जो आपको कंडक्टर दिए हैं उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ए यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के जो आर होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर रेसिस्टेंस बढ़ा तो इसका मतलब क्या है, वायर जो है उसकी मोटाई क्या है, कम है। पतला तार यूज करोगे तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा मोटा तार होगा, यानी ये जो मोटाई होती है जो अपने को वायर की दी हुई है, इसको क्या बोलेंगे, ए यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि आर जो है वो मेनली दो अपने को मैटर दिए हैं क्या, एक तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहाँ पे एक साइन लग जाएगा, ठीक है, रो जिसको बोलते हैं, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये जो रो है इसको क्या बोलेंगे, रो। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो रेसिस्टिविटी होती है ये किसके इक्वल होगी, हमें पता है, रेसिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ ये अपने को दे रखी है। ठीक है, अब देखो रेसिस्टिविटी की अगर अब बात की जाए तो रेसिस्टिविटी भी क्या होती है, कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसकी जो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे रेसिस्टिविटी के बारे में। रेसिस्टेंस हमने देख लिया, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर आपको कंडक्टर की लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है,
और जो रेसिस्टिविटी दी है तो हम रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने को रेसिस्टिविटी दी हुई है जो एक इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रेसिस्टिविटी यानी रो या रेसिस्टिविटी की हम बात करें तो रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, ये क्या है, ये भी क्या एक जो मटेरियल है उसकी नेचर पे डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल की नेचर पे। ठीक है, मटेरियल नेचर पे डिपेंड करेगी कि वो क्या दिया हुआ आपको, कंडक्टर दिया है, ठीक है, कंडक्टर में आयरन दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, कॉपर दिया है, सिल्वर दिया है, कुछ दिया है, उसकी नेचर पे डिपेंड करेगी। और दूसरा किस पे डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, और ये कोई भी लेंथ या डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड डेंसिटी। ठीक है, कोई भी जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी कितनी की है या जो कंडक्टर दिया है उसकी लेंथ कितनी है, उसके ऊपर रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेसिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है ना, वो कंडक्टर के केस के अंदर अगर हम देखें तो क्या होती है, 10⁻⁻6 से 10⁻⁸ तक होती है। जबकि जो इंसुलेटर होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए इंसुलेटर, तो उसके केस में ये 10⁻12 से 10⁻18 तक आपको देखने को मिलेगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बात और, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस हम स्टडी करें तो जो प्योर मेटल होता है, प्योर मेटल जो होगा, प्योर मेटल है क्या होगा, लो रेसिस्टेंस होगा। क्या होगा, लो रेसिस्टेंस। ठीक है, देन इट्स एलॉय। एलॉय की कंपेयर में क्या होते हैं, जो प्योर मेटल होते हैं उनका जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है, या रेसिस्टिविटी की वैल्यू जो अपने को है वो कम मिलेगी। इसीलिए जो एलॉय है उनका जो यूज जो होता है ना, वो हीटिंग जो एप्लियंसेस है, घरों में आयरन है, हीटर वगैरह है, टोस्टर है, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन में उनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था रेसिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।